अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लगातार सत्ता के संग्राम और भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार पर छाए हुए संकट को लेकर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बवंडर चल रहा है। ये राजनीतिक बवंडर का परिणाम क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लखनऊ और दिल्ली के बीच खिंची तलवारें अब साफ साफ दिखाई देने लगी हैं। लखनऊ और दिल्ली के बीच संवादहीनता का दौर चल रहा है। लखनऊ दिल्ली के संपर्क में नहीं है और दिल्ली लखनऊ से बात नहीं करना चाहता है। हालात दिनों दिन एक बड़े राजनीतिक संकट की तरफ हमें इशारा करते हैं, जो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये बदलाव संगठन के स्तर पर होंगे, ये बदलाव सरकार के स्तर पर होंगे, या कोई छोटा मोटा बदलाव होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी जिस प्रकार के हालात दिख रहे हैं उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा चल रहा है और कुछ होने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। दिल्ली की खामोशी, लखनऊ की बयानबाजी, संगठन के अध्यक्ष का दौरे पर चले जाना और उसके बाद लगातार राजनीतिक गहमा गहमी, मंत्रिपरिषद विस्तार न करने की कसम खाने वाले और राजभवन का इस पूरे प्रकरण पर एक कड़ी निगाह। हो सकता है कि कुछ घंटों में, कुछ एक दिनों में राजभवन में कुछ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हों, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब राजभवन में होने वाली मुलाकातें बताया जा रहा है कि निर्णायक होंगी, डिसाइसिव। ये क्या परिणाम लाती हैं ये तो राजभवन जानता होगा या तो केंद्रीय आला कमान, लेकिन केंद्रीय आला कमान ने कुछ निर्णय कर लिए हैं। अब वो निर्णय कितने दिनों में लागू किए जाएंगे शायद इसकी समय सीमा अभी तय नहीं की गई है। लेकिन पंचायत चुनाव की करारी हार, उत्तर प्रदेश में कोरोना त्रासदी के बाद आई बर्बादी, कोरोना के कुप्रबंधन, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटका, जिस वोट बैंक को बीजेपी ने बड़ी शिद्दत से 20 सालों में सहेजा, पाला पोसा बड़ा किया, उन वोट बैंक का उससे छिटकना, ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों का मारा जाना, अस्पताल बेड, दवा इंजेक्शन न होना, अत्याचार, दमन और उत्पीड़न, जातीय विद्वेष की भावनाएं, मंत्रिपरिषद के सहयोगी सांसदों और विधायकों की उपेक्षा, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को न पूछा जाना बल्कि उनको प्रताड़ित किया जाना। मसले बहुत से हैं उत्तर प्रदेश के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहे हैं और ये बेचैनी अब सत्ता के गलियारों में गूंजने लगी है, जोर जोर से गूंजने लगी है, नगाड़ों के साथ गूंजने लगी है, बैंड बाजे के साथ गूंजने लगी है। इस आहट को जो नहीं सुन रहे हैं, दरअसल उस आहट को वो सुनना नहीं चाहते हैं और ये आहट अब धीरे धीरे पास आ रही है। आवाज और ये नगाड़े की आहट अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है, तेज हो रही है और तेज हो रही है और तेज हो रही है। और ऐसे नगाड़ों की आवाज तब आती है जब कुछ परिवर्तन संभावित होता है। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के जानकार हैं उन्हें पता है कि ये पार्टी में दरअसल जो दिख रहा होता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो कहते हैं दरअसल उसके विपरीत चीजें कई बार होती हैं। उदाहरण के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे लोग हैं जो 24 घंटे पहले जिनके कार्यों का गुणगान हो रहा था, 24 घंटे के भीतर उन्हें पैदल भी कर दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीतिक मुलाकातों को आप हल्के में मत देखें, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर 1% भी रिस्क नहीं लेगी। कितना? 1% रिस्क भी ये पार्टी यूपी को लेकर नहीं लेगी, क्योंकि उसको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अहमियत, राजनीतिक ताकत दिल्ली में क्या है और दिल्ली उसी को सलाम करता है जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास हेड्स होते हैं, जिसके पास एमपीज होते हैं, जिसकी सरकारें होती हैं। दिल्ली ने हमेशा ताकत को सलाम किया है। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे ताकतवर राज्य में वो कमजोर हो। और इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर पंचायत के चुनाव हैं। बीजेपी ने जितनी करारी शिकस्त का सामना किया है शायद इस पार्टी को उसकी उम्मीद नहीं थी।
ये गुस्सा है जनता का सरकार के प्रति, ये गुस्सा है सरकार का जन भावनाओं को न समझने का। और बीजेपी इन जन भावनाओं को समझ गई है, संगठन समझ गया है, नेतृत्व समझ गया है, केंद्रीय आलाकमान समझ गया है। इसलिए सरकार में परिवर्तन, संगठन में परिवर्तन, रणनीति में परिवर्तन, मुद्दों में परिवर्तन, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में इसकी आहट और मजबूत होगी। जो दिख रहा है बहनों भाइयों वो अवश्यंभावी है, और जो नहीं दिख रहा है वो भी अवश्यंभावी है। इन दो शब्दों में सभी निहितार्थ छिपे हुए। तो आने वाला वक्त उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा जो चैन से बैठकर दूसरों को बेचैन कर रहे थे, क्योंकि ये बीजेपी में ये बात आम सहमति से बहुत काम किए जाते हैं, लेकिन तब जब स्थितियां बहुत प्रतिकूल हों, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्थितियां बड़ी प्रतिकूल हैं। मसला यह है कि बदलाव की चर्चा शुरू क्यों हुई, जिन्हें अजेय माना जाता है उनको हटाए जाने की चर्चा क्यों शुरू हुई। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विशेष इंटरव्यू प्रकाशित हुआ और उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, कोई पद परिवर्तन नहीं होगा और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी में कौन किस पद पर रहेगा इसका फैसला केंद्रीय आलाकमान और सबसे ताकतवर बॉडी है बीजेपी की, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड। विधायक को टिकट से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के फैसले इस बोर्ड में होते हैं। यह सबसे ताकतवर बोर्ड है। तो जब तक ये बोर्ड किसी के बारे में कोई राय न दे दे, तब तक उस राय को बीजेपी की राय जानकार लोग नहीं मानते, समझदार लोग भी नहीं मानते, क्योंकि यही बीजेपी का संविधान है एक पार्टी के रूप में, कि उसमें संसदीय दल से रिलेटेड सभी फैसले पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। यानी टिकट किसको मिलना है, एमपी एमएलए का, एमएलसी का, यह भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और उसको चेयर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री खुद करते हैं। तो दिल्ली उत्तर प्रदेश में परिवर्तन क्यों चाहता है? क्या दिल्ली उत्तर प्रदेश में कोई नया पावर सेंटर चाहता है? क्या लखनऊ दिल्ली के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, या लखनऊ दिल्ली की नहीं सुनता है, या लखनऊ मनमानी करता है? बीजेपी को यह फैसला लेने का वक्त है। और जिस प्रकार से ग्राउंड वर्क पिछले 1 महीने के भीतर किया गया है, विशेष तौर पर 2 मई के बाद, 2 मई में क्यों कर रहा हूं, पंचायत चुनाव की मतगणना, जिस प्रकार का काम बीजेपी ने शुरू किया है वो अप्रत्याशित था और इसके पहले नहीं हुआ। सरकार के बारे में सार्वजनिक रूप से बंद कमरों में चिटकनी चढ़ाकर फीडबैक लखनऊ के भीतर कभी नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश के भविष्य तय करने को लेकर सार्वजनिक मुलाकातें जिसमें सरकार के मुखिया का सम्मिलित न होना, ऐसा कभी नहीं हुआ। और 4 महीने से अघोषित तौर पर दिल्ली और लखनऊ की मुलाकात न होना, एक दूसरे को सामान्य शिष्टाचार के बधाई संदेशों का आदान प्रदान भी न होना, यह स्पष्ट प्रमाणित करता है कि बीजेपी के भीतर कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा चल रहा है और कुछ अवश्यंभावी है। तो यह क्या हो सकता है? क्या कोई छोटा मंत्रिपरिषद विस्तार होगा, कुछ लोगों के ओहदे बदलेंगे, या फिर बड़ा परिवर्तन होगा, नेतृत्व बदलेगा, या फिर संगठन का नेतृत्व बदलेगा? क्योंकि संगठन के कामकाज को लेकर भी 10 सवाल हैं। और जिस तरह से एग्रेशन और पोस्चरिंग एक दूसरे को दिखाई जा रही लखनऊ दिल्ली से, उससे लगता है कि मामला और पेचीदा है, क्योंकि किसी ने कहा है कि उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। तो मेरा सवाल यह कि यह कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि उनका नेशनल एम्बिशन नहीं है? यह सवाल कहां से उत्पन्न हुआ? धुआं तब उठता है जब कहीं आग लगी होती है। आग कहां लगी है यह अब थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है। आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में कुछ आपको और भी गंभीर राजनीतिक गतिविधियां दिखेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मानना है कि उनकी सरकार ने जिस प्रकार से दावे किए थे जनता के बीच उसको डिलीवर कर पाने में वो सक्षम नहीं हुए हैं, ऐसा पार्टी के कुछ लोगों का मानना है, दावों के इतर। क्योंकि कथित मनमानी पूर्ण तरीके से सरकार जो चलाई जा रही है, न तो संगठन उससे खुश है, न कार्यकर्ता, न पार्टी का पदाधिकारी, जो जमीन पर विपक्षी दलों से लोहा लेता है, लड़ता है।
वो अपमानित महसूस कर रहा है, वो उपेक्षित महसूस कर रहा है, वो कार्नर्ड है। यही कारण है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है, सरकार के स्तर पर भी और संगठन के स्तर पर भी। क्या मौजूदा नेतृत्व 2022 में बीजेपी को सत्ता दिला पाएगा, सरकार और संगठन? क्योंकि अपोजिशन आसान नहीं है, केक वॉक नहीं है। उत्तर प्रदेश का अपोजिशन बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, और हर बार वो अपनी ताकत का इजहार करता है और ये बताता है कि वो राष्ट्रीय फलक पर कमजोर हुई कांग्रेस जैसा नहीं है, वो ताकतवर है, वो पलटवार करता है, उसके पास कैडर है, स्ट्रेंथ है, बड़ा वोट बेस है। तो क्या आने वाले समय में राजभवन कुछ निर्णायक भूमिका अदा करेगा? स्पीकर का रोल क्या होगा? राधा मोहन सिंह की मुलाकात, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले कुछ वक्त में राजभवन के भीतर कुछ बड़ी हाई प्रोफाइल्स मुलाकातें होंगी। तभी उत्तर प्रदेश का भविष्य तय होगा, तभी पता चल सकेगा कि केशव प्रसाद मौर्य का अगला राजनीतिक भविष्य क्या है। केशव मौर्य जो उत्तर प्रदेश के ओबीसी बिरादरी के सबसे ताकतवर नेता हैं, उनका राजनीतिक कैरियर बीजेपी में उत्तर प्रदेश के भीतर क्या है? AK शर्मा क्या अपना स्थान बनाने में कामयाब होंगे? क्या वो पावर सेंटर रहेंगे या फिर 2022 का इंतजार करेंगे? संगठन की स्थिति क्या होगी? ये कुछ गंभीर प्रश्न हैं। तो बीजेपी इस वक्त विपक्ष से ज्यादा खुद अपने घर में घिर गई है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में विपक्ष की आवश्यकता नहीं है, इनके घर में विपक्ष मौजूद है। जो झगड़े झंझट और सत्ता की कमजोरियां दूसरे दलों में रही हैं, वो बीजेपी के भीतर भी आ गई हैं, और उसका स्पष्ट प्रमाण भी अब दिखने लगा है। मैं चाहता हूं कुछ बयान सुने। आज मैंने बहुत ही अच्छे राजनीतिक प्रेक्षकों को बुलाया है ताकि हम एक तस्वीर से पर्दा हटा सकें, जो धुंधली तस्वीर है उसको साफ कर सकें और पता कर सकें कि आने वाले वक्त में किसका क्या भविष्य होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बदलने का ड्रामा मात्र था, उससे ध्यान भटकाने के लिए था, जबकि ये षड्यंत्र तो पहले से चल रहा था। जब अरविंद शर्मा को यहाँ भेजा गया था तब से तय हो गया था कि दिल्ली में और मुख्यमंत्री में बन नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी ने अपने आप सफाई दे दी है कि सामान्य है, जबकि राजनीतिक गलियारों में ये बात साफ हो गई है, संगठन से निकल के आ गया कि लोग नहीं चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने रहें। बीजेपी के अपने लोग, बीजेपी के जो मंत्री हैं, सरकार में जो उनके साथ शामिल हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं। और 250 विधायक तो कब इनका विरोध कर चुके थे, अब तो जनाक्रोश है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री हमारे BL संतोष जी आए थे और कुछ मंत्रियों से बात किए थे, बाकी संगठन से बैठ के और मुख्यमंत्री से बैठ के, वो बहुत ऊंचे लेवल का बैठक होता है, वहाँ उन्होंने बैठ करके अपना जो भी उनका विचार था वो अपना बताया होंगे, या जो भी उनको निर्देश देना था या सलाह देना था, सुझाव देना था, वो संगठन और सरकार के बीच में उस लेवल पर हुआ था। तो ये बदलाव की चर्चा क्यों शुरू हुई और इसकी परिणति क्या है, हम इस पर आज बातचीत करेंगे। संजीव मिश्रा, बीजेपी